अस्सलामुअलैकुम। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या कास्टिक सोडा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केमिकल है केमिकल प्रोडक्शन की इंडस्ट्री के अंदर। इसके ज़रिए कई सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि फोस्फाइन, जैसे कि सोडियम क्लोरेट, जैसे कि सोडियम क्लोरेट 1 और 5। इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप बनाने के लिए, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, पेपर मेकिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कास्टिक सोडा को इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग या डाइंग प्रोसेस के दरमियान में, ठीक है जी। और इसको इस्तेमाल किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एक आर्टिफिशियल रेशम जिसे कहते हैं, जिसे रैन कहा जाता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कास्टिक सोडा को। और इसको जो वर्ड दिया गया है कास्टिक सोडा, वो इसी वजह से कि NaOH जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, वो कास्टिक है करने के लिहाज से, यानी कि अगर आप इसे टच करोगे तो ये सिवियर बर्न्स प्रोड्यूस कर सकता है आपकी स्किन पे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कास्टिक सोडा। सो ये जो कास्टिक सोडा है, इसके इतने इंपॉर्टेंट यूजेस बताने का एक ही मकसद है कि मुझे आपको ये समझाना है कि इसको इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस करना कितना ज़रूरी है। और इसकी प्रोडक्शन की जाती है कास्टनर केल्नर प्रोसेस के ज़रिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि अब तो फिलहाल आखिर में बताऊंगा, चलो इसके बारे में ना एक सीक्रेट। अब तो जो है वो कैस्टनर केल्नर को अभी समझ लेते हैं कि इसके ज़रिए हम प्रोड्यूस करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को या कास्टिक सोडा को इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है, ये किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ स्टील की ज़रूरत है। एक टैंक होता है जो कि स्टील से बना हुआ है, जैसे कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। ये पूरा का पूरा एक टैंक है। इस टैंक के अंदर सबसे पहले एनोड को डाला जाता है, और ये जो एनोड है ये टाइटेनियम का बना हुआ होता है, या कुछ जगहों पर इसको ग्रेफाइट का भी बताया गया है कि जो एनोड है वो ग्रेफाइट का होता है। इट मीन्स इट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। इसी तरीके से इसके अंदर शामिल किया जाता है फ्रेश ब्राइन को। ब्राइन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्चुअली वाटर के साथ लार्ज अमाउंट में अगर हम NaCl शामिल कर देते हैं, नमक का पानी समझ लो, तो उसे ब्राइन कहा जाता है। तो यहाँ पर फिल कर दिया जाता है फ्रेश ब्राइन। ये फ्रेश ब्राइन आपको नज़र आ रहा है जो कि ब्लू कलर से मैंने जाहिर करा है स्क्रीन पर। तो सबसे पहले तो हमने इस टैंक को भर दिया फ्रेश ब्राइन से, और इसमें टाइटेनियम के जो है वो पॉजिटिव यानी कि कैथोड जो है, सॉरी एनोड जो है वो मौजूद है। और फिर हम क्या करते हैं, यही जो फ्रेश ब्राइन है इसको कनेक्ट किया गया होता है नीचे। मरकरी जो है वो फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पे मरकरी फ्लो कर रहा है पंप के जरिए। मरकरी, ये जो Hg है मरकरी का सिंबल है, मरकरी लगातार फ्लो हो रहा होता है अराउंड दिस। और ये जो मरकरी है दरअसल यही काम करता है यहाँ पर एज अ कैथोड, ठीक है। ये काम कर रहा था एज एनोड और ये काम कर रहा है मरकरी एज कैथोड। और किस तरीके से ये लगातार फ्लो हो रहा है, यहाँ से ना लगातार फ्लो हो रहा है, और ये इस टैंक से गुजर रहा है, जिसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन फिलहाल आपने ये समझना है कि यहाँ पर एक स्टील का टैंक था, उसके अंदर हमने टाइटेनियम के जो है वो एनोड को रखा, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और यहाँ पर फ्लोइंग मरकरी जो कि बॉटम से फ्लो कर रहा है, मरकरी यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है, वो सर्व कर रहा है एज कैथोड। इसके अलावा अब स्टेप नंबर 1 क्या होता है कास्टनर केल्नर प्रोसेस में। और ये दो साइंटिस्ट थे बेसिकली, कास्टनर और केल्नर दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। दोनों जो है वो वर्किंग कर रहे थे और दोनों ही उस वक्त सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। तो डिसाइड करा कि चलो क्यों ना मिलके कुछ काम किया जाए। तो ये प्रोसेस जो है वो दोनों के नाम से जाहिर किया जाता है कास्टनर केल्नर प्रोसेस, जिसका पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले हमने यहाँ से जो ब्राइन शामिल किया था, आपको याद होगा अभी मैंने बताया हमने ब्राइन शामिल किया था, सबसे पहले उसकी आयनाइजेशन करवाई जाती है। आयनाइजेशन कैसे कराई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो आपको पता है कि यहाँ पर जो NaCl है वो ब्रेक हो जाता है आइंस में, और वो आइंस जब ब्रेक होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे। यानी कि जो नेगेटिव है वो मूव कर जाता है पॉजिटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव है वो मूव कर जाता है नेगेटिव की तरफ, यानी कि हमारे कैथोड की तरफ। और क्या रिएक्शन होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो रिएक्शन बताता हूं कि यहाँ पे हमारे पास है NaCl, ठीक है, ये आगे हमारे पास NaCl और वाटर मौजूद है, जाहिर सी बात है ब्राइन है, वाटर मौजूद है। और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो एक बन गया सोडियम पॉजिटिव आइन और फिर बन गया क्लोरीन आइन, ठीक है जी। और इस तरीके से ये बैलेंस भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो यहाँ पर जो है वो ब्रेक हो गया NaCl यानी कि ब्राइन अपने पार्ट्स में। तो एक पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ यानी कि हमारे मरकरी की तरफ,
और नेगेटिव जो है वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जो हमारा प्रोसेस हुआ यहाँ पे आयनाइजेशन का, तो 2 स्टेप में उसको समझाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एट कैथोड क्या हुआ। ठीक है, कैथोड पर जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से हुआ। सोडियम आयन ने गेन करा इलेक्ट्रॉन को, और हमें पता है 2Na पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो न्यूट्रल हो गया और यहां पर आ गया सोडियम। ठीक है जी, और आगे चल के क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी सोडियम जो है वो यहां पर पहुंचा ही है। सोडियम इस तरफ पहुंचा है और यहां पर जो है वो सोडियम बन गया है, वो मिक्स होगा मरकरी के साथ, जो कि मैं आपको आगे बताता हूं कि किस तरीके से काम करेगा। कैथोड पे तो यही काम होगा कि कैथोड पे हमारा जो पॉजिटिव आयन था सोडियम का, वो जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और सोडियम बन जाएगा। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पे बेसिकली जो हमारा क्लोरीन आयन था, वो क्लोरीन आयन जाके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है ना, एक रिलीज कर देगा फिर दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होगा, तो ये बन जाएगी क्लोरीन गैस। और जैसे ही क्लोरीन गैस बनेगी तो यहाँ पे हमने ओपनिंग दी हुई है, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्लोरीन अलग हो गई और सोडियम जो है वो अभी अलग हो गया, कोई मिक्स होने का कोई चांस नहीं है। तो क्लोरीन जो है वो यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है जब वो एनोड पे जाके कंबाइन हो रहा है क्लोरीन आयन। ये क्लोरीन आयन आ गए यहाँ पर, जैसे ही आए इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन करा और क्लोरीन गैस एटम से एटम कंबाइन हुआ और क्लोरीन यहां से बाहर निकल गया। तो रिएक्शन कैथोड पे भी हो गया, एनोड पर भी हो गया। अब कैथोड पे जो रिएक्शन हुआ था उसमें कुछ प्रोसेस है जो डील कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले सोडियम बन गया था, आपको याद होगा, मैं दोबारा रिएक्शन लिख देता हूं कि ये था हमारा सोडियम आयन, उसने इलेक्ट्रॉन को किया था गेन, रिडक्शन हुआ था। ठीक है, और यहां पर बन गया था 2Na। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये प्रोसेस हो रहा था रिडक्शन का। रिडक्शन के प्रोसेस के बाद यही जो हमारा सोडियम है ये यहां पर आकर कंबाइन होगा इस मरकरी के साथ। तो सोडियम और मरकरी जब कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे, कंबाइन क्या होते हैं, ये दोनों साथ साथ बनते हैं और ये बनता है एमलगम। ठीक है, जैसे ही एमलगम फॉर्म हो गया, अब वो एमलगम कहाँ जा रहा है, वो एमलगम जा रहा है इस कंटेनर के अंदर। ये एक अलग से पार्ट है। ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहते हैं डिन्यूडर। ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है डिन्यूडर। इस पार्ट पर अब आपने मेन फोकस करना है कि यहाँ पे क्या होगा। अभी हमारा अमलगम यहाँ पे पहुंचा है। अब कैसे NaOH की फॉर्मेशन होगी, तो याद रखो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम दाखिल कर देते हैं वाटर को। यहाँ पे हमने क्या दाखिल करा, यहाँ पे हमने H2O वाटर को दाखिल करा, और H2 आपको पता है बेसिकली किसको शो कर रहा है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन पर। और यहाँ पर फिर NaOH की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो ये जो अमलगम है जिसे हम कह रहे हैं सोडियम और इसके साथ ये हमारा मरकरी कंबाइन हुआ है, ये जो है वो रिएक्ट करता है वाटर से, और वाटर से तो ये हो गया HOH। ठीक है, ट्वाइस OH से रिएक्ट करता है और नतीजे में क्या होता है, ये Na जो है वो जाके कंबाइन हो जाता है OH के साथ, तो बन जाता है NaOH, जिसे हम कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। और इसी प्रोसेस के अंदर ये जो 2 हाइड्रोजन है ये जो है वो रिलीज हो जाते हैं। हाइड्रोजन के रिलीज होने के बाद मरकरी अलग हो जाता है। थोड़ा सा मरकरी वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, H2 यहाँ से रिलीज हो गया, और इसी तरीके से यहाँ पर हम कैरी कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो पूरा प्रोसेस अगर आप देखो तो यहाँ से सबसे पहले हमने ब्राइन को शामिल करा। ब्राइन को शामिल करने के बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी। इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी तो यहाँ पे क्लोरीन आयन इधर चला गया। ठीक है, और सोडियम जो है वो चला गया यहाँ पे कैथोड की तरफ। क्लोरीन कन्वर्ट हो गया क्लोरीन गैस के अंदर, क्लोरीन आयन कन्वर्ट हो गया क्लोरीन गैस में, जो कि यहाँ से रिलीज हो गई। और सबसे पहले सोडियम जो है वो जाके कंबाइन हो गया मरकरी के साथ, और दोनों ने कंबाइन होके क्या बनाया, दोनों ने कंबाइन होके एक अमलगम बनाया, और वो डिन्यूडर के अंदर गया। डिन्यूडर के अंदर ग्रेफाइट की जाली के साथ साथ वहां पे पानी मौजूद था। पानी के साथ रिएक्शन करा जैसे कि मैंने दिखाया इस अमलगम ने, और कास्टिक सोडा अलग हो गया, NaOH अलग हो गया, और हाइड्रोजन गैस बनी जो यहाँ से रिलीज हो गई, और एक तरफ से हमने NaOH को हासिल कर लिया। और वैसे तो तकरीबन समझ लो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्लो लगातार चल रहा है। यहीं से ही जो इस रिएक्शन के नतीजे में जो मरकरी अलग हुआ है Hg, वो पंप के जरिए दोबारा से जाएगा और रिएक्शन करता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और ये लगातार NaOH को प्रोड्यूस करता चला जा रहा है। ठीक है जी, जैसा कि मैंने बताया था अमलगम मूव करता है एक और चैम्बर में, डिन्यूडर कहते हैं, जहाँ पे वो ट्रीट होता है वाटर के साथ, NaOH बनाता है, और सॉलिड जो NaOH है उसको ऑब्टेन करते हैं बाय एवापोरेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। जो भी सोल्यूशन बना है उसको एवापोरेशन करते हैं, नतीजे हमें मिल जाता है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, और रिएक्शन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ।
अब कास्टनर केल्नर प्रोसेस का वैसे तो फायदा ही फायदा है क्योंकि यूजेज इतना हो रहा है, लेकिन बाकियों से क्या फायदा है बाकी प्रोसेस के लिहाज से उसको समझो। NaOH जो हासिल होता है बिल्कुल प्योर होता है, प्योर हासिल होता है NaOH, तो ये तो है ही बहुत जबरदस्त फायदा। इसके अलावा ये प्रोसेस बहुत एफिशिएंट है, यानी कि अच्छा खासा इनपुट देने पर आउटपुट हमें मिलता है। एफिशिएंट कह रहे हैं कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि कुछ परसेंट ही बन रहा होगा NaOH, बल्कि अच्छा खासा NaOH हमें मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है फायदेमंद है। और तीसरी और बड़ी अहम बात यह है कि एक पॉसिबल रिएक्शन है, NaOH आगे चल के क्लोरीन के साथ रिएक्ट भी हो सकता है, जो कि कुछ प्रोसेस बनाए गए थे जिसमें रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन कास्टनर केल्नर में इन दोनों को इतना दूर दूर रखा जाता है कि आमतौर पे इनका रिएक्शन का कोई वो ही नहीं है। ये जो है क्लोरीन ये स्टील टैंक से इमिट हो जाता है, और ये जो हमारे पास NaOH था ये तो आपको पता है ये डिन्यूटर में मौजूद होता है, तो इनका रिएक्ट करने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो एक अच्छी बात है। इसी तरीके से अगर एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और याद होगा लेक्चर के शुरू में कहा था कि कुछ सरप्राइज है, वो सरप्राइज अभी आपको बताने वाला हूं। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है कास्टनर केल्नर प्रोसेस के अंदर, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी, हाई वोल्टेज देने होंगे तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा है। और दूसरा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ती है क्योंकि कुछ मरकरी के वेपर्स जो है वो स्केप हो जाते हैं। मेजॉरिटी तो पंप के जरिए वापस आ रहा है, लेकिन कुछ मरकरी वेपर्स इमिट हो जाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो नुकसान इतना है कि अब कास्टनर केल्नर प्रोसेस को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी हाँ, यही सरप्राइज था, समझना तो जरूरी है, जाहिर सी बात है सिलेबस के अंदर है, लेकिन अब इससे ज्यादा एफिशिएंट तरीके हैं जिनके जरिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज ने इतना सख्त किए हुए कवानीन के जरा भी अगर एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा होता है किसी चीज से, तो वो लाजमी तौर पे उसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस को रुकवा देते हैं। तो कास्टनर केल्नर प्रोसेस अब जो है वो खत्म कर दिया गया है, और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं विदाउट मरकरी। ठीक है, बहरहाल कोर्स में है तो हमें याद करना है, और वह एक अच्छा तरीकेकार है कास्टिक सोडा को प्रोड्यूस करने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी अहमियत भी क्लियर हो गई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।